जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, आप लोग का मॉडल पेपर आ गया है और इससे पहले इंग्लिश और हिस्ट्री का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हम डाल दिए हैं। अभी जो डिस्कशन हम लोग करेंगे वो आप लोग का क्लास 11 का जो मॉडल पेपर आया है इकोनॉमिक्स का, उसको लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए जल्दी से आप लोग सारा मिला लीजिएगा। एक और बात, इसमें जितना भी आंसर प्रोवाइड किया गया है वो सारा आंसर उस तरह से सही नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा और मिलाते हुए चलिएगा। पहला सवाल पर ये देखिए, आप लोग देखेंगे तो मॉडल पेपर है 2023-24 का है और ये क्लास 11 के लिए है जो इकोनॉमिक्स का है, ठीक है। और यहाँ पे समय 1 घंटे का मिलेगा एग्जाम देने के लिए। फुल मार्क्स जो है वो 40 का है। आप चाहे तो यहाँ पे सारा इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ सकते हैं। 40 नंबर का है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है और प्रत्येक के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। गलत उत्तर के लिए नंबर नहीं काटे जाएंगे। इसका मतलब है कि आपका ऐसा नहीं, इसका अपोजिट में है। गलत उत्तर देकर नंबर तो कटेगा ही, ये कैजुअल सी बात है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, संख्याकी का जो कार्य है निम्नलिखित में से कौन नहीं है। संख्याकी जो गणना करने की कार्य होती है, आंकड़ों का विश्लेषण करता है, तो इसमें से पूछा गया है कि संख्याकी है जो कार्य नहीं करता है, तो इसमें से कौन नहीं होगा। तो आंकड़ों का संकलन संख्याकीय कार्य होता है, वर्गीकरण भी होता है, विश्लेषण भी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आंकड़ों का पूर्वानुमान लगाना नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। श्याम लकड़ी से फर्नीचर का निर्माण बिक्री के उद्देश्य से करता है, तो यहाँ श्याम क्या है। तो श्याम क्या है, वस्तु का निर्माण कर रहा है, यानी कि उत्पादक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 उत्पादक। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। आंकड़ा संग्रहण करने वाला व्यक्ति कहलाता है। जो आंकड़ों का संग्रहण करता है उस व्यक्ति को कहा जाता है गणनाकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे, और 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो स्वतंत्र भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो 1951 में, यानी 1951 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। समय के अनुसार समूहित किए जाने वाले आंकड़ों को क्या कहा जाता है। देखिए समय है, समय यानी कि काल कहा जाता है। काल माने समय होता है। दो स्थान के आधार पर करते हैं तो स्थानीय होता है, मात्रा के हिसाब से और गुण के हिसाब से, तो नाम से पता चल रहा है। तो समय यानी काल, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कालानुक्रमिक वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। देखिए 6 में क्या लिखा है कि किसी वर्ग का मध्य बिंदु का मान ज्ञात करना है। तो किसी भी मध्य बिंदु का मान ज्ञात करने क्या करते हैं, उच्च सीमा और निम्न सीमा का औसत निकाला जाता है। माध्य निकालने के लिए नहीं करते हैं, मध्य बिंदु का मतलब माध्य निकालना है। तो माध्य निकाल क्या करते हैं, हम लोग पहले भी पढ़े होंगे, उच्च सीमा और निम्न सीमा का औसत निकाला जाता है। औसत यानी 2 से डिवाइड किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। परास से क्या तात्पर्य है। परास का मतलब क्या होता है, परिसर, है ना। हम लोग 9 क्लास में पढ़े होंगे, 8 क्लास में पढ़े होंगे परिसर। तो परिसर निकालने क्या होता है, अधिकतम और न्यूनतम का अंतर। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। 8 नंबर पे आते हैं। वृत्त आरेख है, तो वृत्त किस प्रकार का आरेख है, तो एक बिंबीय आरेख होता है, एक ही आरेख में दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। आयत चित्र के माध्यम से ज्ञात किया जाता है, तो आयत चित्र के माध्यम से बहुलक ज्ञात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखिएगा, लिखा है कि वृत्त आरेख में वृत्त को 100 बराबर भागों में बांटा गया है, प्रत्येक का आंशिक मान कितना होगा। तो एक वृत्त में जो है वो 360 डिग्री का पूरी तरह से सिमुलेशन किया जाता है और इसमें जो है 100 बराबर पार्ट में डिवाइड किया गया है। 0 0 कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट है, यानी कि 3 6 पीछे से एक पॉइंट, यानी 3.6 इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। दिए गए आंकड़ा से बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुलक का मतलब होता है किसी आंकड़ों में जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करता है। तो इसमें सबसे ज्यादा बार देखिए 12 जो है एक बार 2 बार रिपीट किया है, 15 एक बार किया है, 17 भी एक ही बार किया है, 19 भी एक ही बार किया है, 23 एक ही बार किया है, 26 देखिए एक बार 2 बार 3 बार, यानी सबसे ज्यादा बार किया है, इसलिए इसका हो जाएगा आपका आंसर बहुलक 26। बहु का माने अनेक होता है, तो बहुलक हो जाएगा 26। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 देखिए क्या लिखा हुआ है, चतुर्थक यानी 4 भाग। चतुर्थक समझिएगा 4 भाग वह मान है जो दिए हुए आंकड़ों को बांटती है। देखिए नाम से पता है चतुर्थक यानी 4 बराबर भागों में, यानी 4 भागों में। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। निम्नलिखित में से माध्यिका की एक विशेषता है। तो माध्यिका क्या करती है कि आंकड़ों को 2 भागों में बांटती है, अलग अलग दिशा में दिखाती है, यानी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइएगा।
लिखा है निम्नलिखित निम्न दिए गए आंकड़ों का परास निकालिए। परास यानी वही परिसर, बड़ा वाला छोटा वाला माइनस, सबसे बड़ा है 150, तो 150 में 20 माइनस कर देना है तो कितना हो जाएगा 130, यानी हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आइए 15 में लिखा है निम्नलिखित में से वितरण की असमानता की माप करता है। तो असमानता की माप जो है वो लॉरेंस वक्र करता है। ये लॉरेंस वक्र क्या होता है, सो आप आई कमाते हो और जो धन और व्यय, धन जितना कमाते हो और जो व्यय होता है, जो खर्च होता है, उसी के ग्राफ को दिखाया जाता है, उसकी असमानता को दिखाया जाता है लॉरेंस वक्र में। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, दिए गए आंकड़ों से मानक विचलन की गणना कीजिए। देखिए मानक विचलन कैसे निकाला जाता है। मेरे पास जो नंबर दिया हुआ देखिए 4, 5, 6, 7 और 8, इसका निकालना है मानक वक्र। तो पहले मानक वक्र निकालने से पहले आपको माध्य निकालना पड़ेगा, ठीक है। माध्य को शॉर्ट फॉर्म में x पर बार दिखाते हैं, पहले इसका माध्य निकालिए। तो 4 माध्य निकाले क्या करते हैं, सबको जोड़कर सबसे डिवाइड करते हैं, यानी 4 + 5 + 6 + 7 + 8 और डिवाइड जितना है 1 2 3 4 5, तो देखिए 4 और 5 हो गया 9, 9 6 15, 15 और 7 और 8 इधर आप देखेंगे 15, 15 15 30, तो यानी कि इसका हो जाएगा आपका 30 बट्टा के को है 5 है, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा, आंसर नहीं ये 6 हुआ, यानी कि माध्य निकला 6। अब जब देखिए क्या करना है माध्य निकालने के बाद आपको निकाला जाता है x माइनस एक्स बार। x माइनस एक्स बार का मतलब क्या है कि ये नंबर जो दिया हुआ है सभी को कहते हैं x माइनस एक्स बार जो निकला हुआ है मिडिल फॉर्म में। तो आपको क्या करना है x माइनस एक्स बार यानी कि 4 और इसका स्क्वायर भी निकालते जाना है और स्क्वायर को सम करना है। तो देखिए कैसे कैसे निकलेगा। तो यहां देखिए x माइनस एक्स बार, तो x बार निकला है 6 और x का वैल्यू दिया हुआ है तो 4 और यहाँ पे है 6, तो 4 में 6 करेंगे -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। उसी तरह से सेकंड का निकालिए, दूसरा निकालेंगे तो 5 घटाओ यहाँ पे 6, 5 घटाओ 6 यानी कि -1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। आगे बढ़ते हैं तो देखिए x यानी कि 6 जो आया हुआ था माध्य 6 में 6 घटाएंगे तो 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0। आगे 7 और ये घटाओ जो माध्य आया था तो 7 घटाओ 6 यानी कि 1 का स्क्वायर हो गया 1। आगे 8 घटाओ 6 यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब ये सबको जोड़ देना है तो 4 5 और 5 10, तो इसका जो 10 हुआ ना टोटल, ये आपका 10 हुआ। और इसका मानक विचलन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है √x माइनस एक्स बार पर स्क्वायर, यानी कितना आया हुआ है 10 बाई n यानी कि नंबर कितना था, तो नंबर मेरे पास 5 था, यानी इसका आप रूट से फॉर्मूले निकालोगे तो रूट हो जाएगा आपका √2 है ना। अब ये √2 आप देख लीजिए, पॉइंट में निकाल के चेक कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम पॉइंट में नहीं निकाल रहे, आप लोग पॉइंट में निकाल लीजिएगा और इसका आंसर हमको खुद कमेंट करके बताइएगा सर कैसे होता है। क्या किए, जो भी आंकड़ा दिया रहेगा उसका पहले माध्य निकालना है, उसके माध्य निकालने के बाद x माइनस एक्स बार पे स्क्वायर करना है, यानी कि जो नंबर दिया उसको, जो माध्य आया हुआ उसको दोनों माइनस करके इसका स्क्वायर करके सारा नंबर निकालना है, प्लस करना है, उसको रूट में डाल देना है और बाकी जो नंबर उससे डिवाइड कर देना है, जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका शॉर्ट फॉर्म में ऑब्जेक्टिव के लिए है, तो आप लोग खुद करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, निम्नलिखित चित्र में दो चरों के बीच में कैसा संबंध है, सहसंबंध है, तो यह पूर्णतः धनात्मक संबंध है, ठीक है। पियर्सन सहसंबंध गुणांक का मान कितना होता है, 1 और 1 के बीच में होता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन देखिएगा आगे। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, कीमत सूचकांक क्या मापता है। तो देखिए कीमत सूचकांक क्या करता है कि एक वर्ष की जो औसत परिवर्तन होता है उसको मापते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन 20 आते हैं, पासे का जो मूल सूचकांक में भार के रूप में किस रूप को लिया जाता है, तो हो जाएगा Q1। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पर। 21 में क्या लिखा है कि भारत में लौह और इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ। तो देखिए भारत में लौह और इस्पात का उद्योग जो है 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के प्रारंभ में हुआ था। तो यह अंत तो दिया नहीं है ऑप्शन में 19वीं सदी के अंत में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में।
भारत में जनैंगिक संक्रमण का प्रथम सोपान किस अवधि को माना जाता है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 1921 से पूर्व में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्र नियोजन में प्रयुक्त शब्द जो पंचवर्षीय योजना है वो किस देश से ली गई है? तो इसका आंसर है पूर्वी सोवियत संघ। देखिए रूस दिया हुआ है, यहाँ पे संघ होगा, ठीक है। हाँ, यही नाम है, इंग्लिश में जो दिया हुआ है यूएसएसआर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। प्रशुल्क लगाया जाता है तो आयात किए जाने वाले वस्तुओं पर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। भारत जैसे देशों में लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने में क्या कारण हो सकता है? और कुटो को प्रयोग करते हुए, या नीचे शब्द दिया उसको प्रयोग करते हुए लिखना है। तो आप देखिए पहला दिया निम्न पूंजी की आवश्यकता, अधिक रोजगार का सृजन करने क्षमता, बड़े उत्पादों के प्रतिस्पर्धा से संबंध। तो ये तो नहीं होगा, यानी कि बड़े उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा से बचाएंगे तभी तो छोटा उद्योग चल पाएगा। तो यानी ऑप्शन 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 26 पर आइए। विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष हुआ? विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1995 में हुआ था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। नई आर्थिक नीति 1991 के 3 उपवर्ग क्या है? तो तीनों देखिए उपवर्ग, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है? देखिए इसका आंसर आप लोग खुद से खोजिएगा, इसका आंसर हमें पता नहीं चाहिए क्योंकि ऑप्शन हमको लगता है गलत है। इसका आंसर 2 होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर जो है वो 2 होना चाहिए। आप लोग मिला लीजिएगा इसको, क्योंकि इसको आंसर हमको पता नहीं चला, कंफर्म नहीं, हम जो ऑप्शन दिया उससे कंफ्यूज हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया? देखिएगा लागू 2010 में किया था और पारित 2009 में किया था। यहाँ पे लागू पूछा है तो 2010 होना चाहिए, लेकिन दिया नहीं है। क्या बोले? ये शिक्षा का जो अधिकार है अधिनियम है वो पारित किया गया था 2009 में, लेकिन उसे लागू किया गया 2010 में। ध्यान रखिएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 30 में आइए। विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश कौन सा है? तो देखिए सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाला तो अमेरिका है, अभी मौजूदा समय देखा जाए तो अमेरिका है, लेकिन अमेरिका इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो आयरलैंड है। क्वेश्चन नंबर 31 पर आइए। 31 में लिखा है मानव पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार कीजिए। तो पहला देखिए कथन लिखा हुआ है, मानव पूंजी अदृश्य होती है। दूसरा, यह धारक के मानसिक में क्या लिखा है, रची बसी होती है। उक्त कथन के आधार पर यानी कारण संबंध के कारण कौन सा विकल्प सही है? यानी कि जो ऊपर दिया हुआ कथन है कारण के संबंध में कौन सा विकल्प जो है वो सही होना चाहिए? तो मेरे हिसाब से ये दोनों का दोनों ही सही हो जाएगा, ई और आर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आइए 32 पे। ऑपरेशन फ्लड है का संबंध किससे है? दूध के उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 33 पर आइए। पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी का संबंध किससे है? तो इसमें आपका कृषि में जैविक खाद का प्रयोग, ऑप्शन देख लेते हैं। कृषि में रासायनिक तो होगा नहीं, रासायनिक होगा नहीं, रासायनिक नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में अधिकांश श्रमिकों के रोजगार का स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो प्राथमिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 35 में निर्माण मजदूर निम्न में से क्या कहलाता है? तो दिहाड़ी मजदूर। नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है, तो इसमें हो जाएगा वन, और वन में पेड़ और समुद्र में मछलियां, ऑप्शन नंबर सी। चिपकू आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो पहाड़ी पर्वतों में वनों का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर आता है 38 पर। वैश्विक उष्णता का प्रमुख कारण क्या है? तो वैश्विक उष्णता का प्रमुख कारण क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस प्रभाव। चीन के ग्रामीण क्षेत्र में प्रारंभ किया गया कम्यून का संबंध किससे है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन के हिसाब से सामूहिक खेती, वनों में सामूहिक संरक्षण, सामूहिक व्यापार। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं आप 40 पे। 40 देखिएगा। मानव विकास संकेतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो प्रथम स्थान पर है? तो चीन है। ये टोटल आपका इकोनॉमिक्स का 40 क्वेश्चन हुआ। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।